आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यानी जीवन की एक मौलिक इकाई कोशिका। ये जो चैप्टर है इसको बाइलिंगुअल समझाया जाएगा, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग से, यानी कि इसमें आपको बताया जाएगा सेल क्या होता है, कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने तरीके के सेल होते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल भाषा में बात करते हैं सेल क्या होता है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल नाम की चीज़ से बनी हुई है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ईंट या ब्रिक जैसा है जिससे आप पूरी की पूरी वॉल तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सेल क्या है? एक छोटी सी यूनिट है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक छोटी सी आकृति है, या ऐसे कह लीजिए एक छोटी सी चीज़ है जिससे कि हमारी बॉडी बनी हुई है। सिंपल भाषा में सेल क्या है? एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। अब आती है बात किस चीज़ की कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो पहला आता है यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिक जीव। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जब आपका एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना हो, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल हो, तो वो कहलाता है यूनिसेलुलर। लेकिन अगर उसमें बहुत सारे सेल हों तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेल के ऊपर है, यानी कितनी कोशिका हैं उसके अंदर उसके ऊपर है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिक, यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक ही सेल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे सेल, जैसे हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं तो हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। लेकिन अगर हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है तो हम क्या होते? यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्लियर हुआ। यूनिसेलुलर को हिंदी में कहते हैं एक कोशिक, जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। मल्टी सेलुलर को हिंदी में कहते हैं बहुकोशिक जीव, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि सेल के कितने टाइप होते हैं। तो अगर आप सेल के टाइप देखें तो कोशिका के जो टाइप हैं वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी नाम दोनों के सेम ही है। ठीक है, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, पहले कौन सा आया था हमारे धरती पे सेल? तो सबसे पहले हमारी धरती पे जो सेल आया था, ठीक है, या हमारी अर्थ पे जो सेल आया था वो कौन सा था? प्रोकैरियोटिक। क्यों इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं? क्योंकि ये सेल जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, P4 प्रिमिटिव। ठीक है, ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव कहने का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे सेल्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक कैसे होती हैं? सिंपल। यूकैरियोटिक कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें बेसिकली आपकी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे समझ लूँ, मेरे पास 2 बैग हैं। एक बैग में सिर्फ जीवन जीने के लिए जो सामान चाहिए वो है, और दूसरे में जीवन जीने के लिए और भी जो बाकी चीज़ें चाहिए, या किसी एक एक्टिविटी को करने के लिए जो चाहिए वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सरल कोशिका होती है, बहुत सिंपल कोशिका होती है, बहुत सिंपल सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका एक कॉम्प्लेक्स कोशिका होती है, एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब इसको याद करने का तरीका, P4 प्रिमिटिव मतलब सिंपल। ठीक है, अब अगर इसकी बात हो गई तो अब नेक्स्ट हम बात करें अगर ई की, यूकैरियोटिक की, तो ई फॉर एजुकेटेड। जब इंसान एजुकेटेड हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो ऐसे याद रख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सिंपल को कहेंगे और यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स वाले को कहेंगे। प्रोकैरियोटिक जो होता है कम एडवांस होता है और यूकैरियोटिक ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कम एडवांस, यूकैरियोटिक ज़्यादा एडवांस। एडवांस कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर आपके पास एक फ़ोन होता है, सेल फ़ोन, तो जो नोकिया का डब्बे वाला फ़ोन है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो बढ़िया सा टच वाला फ़ोन है वो है यूकैरियोटिक सेल। ये फ़ोन से समझना है आपको कि दोनों कितने डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक एकदम सिंपल सा और यूकैरियोटिक बहुत कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि प्रोकैरियोटिक बहुत सरल संरचना वाला होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर वाला होता है, और यूकैरियोटिक दुर्लभ संरचना वाला होता है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला होता है। और हम सब क्या हैं? हम सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है,
अब हमें ये तो समझ आ गया कि सेल क्या है। सेल हमें समझ आ गया कि सेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा शरीर बना है, और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, सब सेल से बने हैं। ठीक है, जैसे कि एक पार्टिकल का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा अगर देखा जाए, इंडिविजुअल हिस्सा, तो वो क्या है, सेल। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हैं सबसे छोटा पार्टिकल एटम, ऐसे ही यहाँ पर हम बायो में कह रहे हैं सबसे छोटा क्या है, सेल। लेकिन एक और चीज़ आपको याद रखनी है, सेल से भी अगर कोई छोटा है तो वो कौन है, एटम। ऐसा समझो बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि सेल में आखिर होता क्या क्या है, कि ये जो सेल वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं, इसमें होता क्या क्या है, इसे ढूंढा किसने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल का मतलब क्या है, जैसे घर को इमेजिन करो, घर के आसपास एक बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ऐसे ही सेल के पास अपनी वॉल होती है, लेकिन ये हर सेल के पास नहीं होती। एनिमल सेल के पास नहीं होती, प्लांट के सेल के पास होती है, बैक्टीरिया के सेल के पास होती है, एल्गा के सेल के पास होती है, बाकियों के पास नहीं होती है, और फंगस के पास भी होती है। मतलब एनिमल सेल्स को छोड़कर कुछ सेल्स में सेल वॉल हमें मिलती है। जहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ सेल वॉल होती है। उसके बाद जब घर में एंटर करते हैं तो आपके रूम की बाउंड्री आती है। जस्ट इमेजिन कि आप एक घर को देख रहे हैं, तो हम बाहर से अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले बाहर की दीवारें आती हैं, उसको हम सेल वॉल समझते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये एक एरिया है। ठीक है, तो ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये क्या है, सेल वॉल। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल को इंग्लिश में सेल वॉल ही कहेंगे, और हिंदी में इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है, हमें ये समझ आ गया बाहर वाली बाउंड्री को सेल वॉल कहेंगे, उसके अंदर वाली बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये हो गया सेल वॉल, और ये अंदर वाला हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने CW और CM से आपको इसे दिखा दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। चलो अब हम आ गए, हमने बाहर वाली दीवार को भी क्रॉस कर लिया, अंदर वाली दीवार को भी क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप जब घर में घुसते हैं तो रूम्स होते हैं। ठीक है, फर्श होता है। ठीक है, तो ये फर्श है साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें तैर रही होती हैं उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसका नाम समझते हैं आप, साइटोप्लाज्म को इमेजिन कर लोगे कोशिका द्रव्य, यानी एकदम जेली, एकदम डेंसर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो कि जैसे हनी होता है, एकदम हनी जैसा डेंस, हनी जैसा एकदम इसका गाढ़ापन होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोशिका अंगक, वो सारे मौजूद होते हैं। अब इसको ऐसा समझो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही सेल की बॉडी के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अंग होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल, और हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका अंगक। ठीक है, तो अब इसमें आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड जैसा कुछ ढूंढेंगे तो वो क्या होगा, उसका नाम न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड जो होता है वो इतना एडवांस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो बहुत एडवांस है। न्यूक्लियोइड क्या है, एक ऐसा रूम समझ लो जिसके अंदर सारा सामान खुला पड़ा है, गेट नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसा रूम जिसके अंदर सब कुछ लॉक्ड है, उसके पास अपना खुद का गेट है। ठीक है, फिर आते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज़ आती है सेल वॉल, फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियस, फिर आता है सेल ऑर्गेनेल, और फिर आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं समझ आता है, रिवाइंड कर करके इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़। यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो डायग्राम में क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये आपको नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब नज़र आ रहा होगा। तो ये सब नज़र अगर आपको आ रहा है तो आप यहाँ देखो, पहला क्या दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं वैसे सेल के पास क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल। अब वो कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे अपने ऑर्गन देखो, अपने ऑर्गन क्या क्या है, हमारे अंग क्या क्या है, लंग है,
लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ये सब है ना। ऐसे इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शन हम समझेंगे, ये क्या काम आता है। गोल्जी एपरेटस, इसका काम क्या है। लाइजोसोम, इन सब का काम क्या है। वैक्यूल, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सब है क्या। इन सब का हर एक का फंक्शन, कार्य क्या क्या है, वो सब हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो अभी बस इतना समझना है। अभी हमें क्या बेसिक चीज़ें समझनी है। बेसिक चीज़ें क्या क्या थी कि जो सेल होता है वो सेल क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटी सी चीज़ें जिससे हमारा शरीर या किसी भी जीव जंतु का शरीर बना है। अगर शरीर में सिर्फ एक ही सेल, एक ही कोशिका है तो वो कहलाया जाता है यूनिसेलुलर। वहीं अगर शरीर में बहुत सारे सेल हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, मल्टी सेलुलर, जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। यूनिसेलर यानी एक सेल, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल। सेल दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल सेल होते हैं, यूकैरियोटिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हिंदी में समझते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, एक कोशिका जीव होते हैं, बहुकोशिका जीव होते हैं। एक कोशिका यानी एक कोशिका से बनने वाले, बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बनने वाले। जो कोशिका है उसके दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सरल संरचना वाली होती है और यूकैरियोटिक जो होती है वो दुर्लभ संरचना वाली होती है, ठीक है। अब आगे अगर आप देखो तो यूकैरियोटिक के दो टाइप और होते हैं, जिसमें हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लांट आता है और एनिमल आता है, यानी हमने प्लांट सेल भी पढ़ा हुआ है और एनिमल सेल। फिर एक बार इसको डायग्राम में देखेंगे और इसको समझेंगे। फिर हमने पढ़ा सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने पढ़ा सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और या प्रोकैरियोटिक होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोइड, और अगर यूकैरियोटिक होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, यानी केंद्रक। हिंदी में केंद्रक कहा जाता है न्यूक्लियस को, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है, केंद्रक। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ जो साइड में दिख रही है, हम क्या सेल को अपनी आंखों से देख पाते हैं, मतलब ऐसे घूम रहा है सेल कहीं, हमने बोला अरे वो जा रहा सेल, पकड़ो उसे, नहीं। हम सेल को कैसे देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से। ये जो आप यहाँ माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, ये जो है एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सेल को देख पाते हैं। ये देखो इन्होंने स्लाइड बनाई है। स्लाइड मतलब क्या होता है, हम एक हिस्सा लेते हैं किसी भी टिश्यू का, उसको लगाते हैं, ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास की परत होती है, उस पर लगाते हैं और उसके बाद उसमें कलर या डाई या स्टेन डालकर उसे देखते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर से देखिए तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखते हैं। और ये जो काले काले धब्बे, ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है, ठीक है। तो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक पॉइंट देख पा रहे हैं, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। यानी कि सिंपल भाषा में समझे अगर, कि हर जीव जो है वो किससे बना हुआ है, सेल यानी कोशिका से। ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। मतलब क्या है कि सेल से, हमारे जो सेल है या कोशिका है उससे ही हमारा स्ट्रक्चर यानी हमारी संरचना है, और वही हमारे कार्य करता है, यानी वही हमारे फंक्शंस भी करता है। तो सेल दो काम करता है, एक तो हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है, हमारे शरीर को बना रहा है, दूसरा हमारे शरीर के अलग अलग कार्य को भी कर रहा है। तो कार्य भी करता है और शरीर को बनाता भी है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ऐसे सब्जेक्ट, जैसे हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ऐसे ही अगर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। अब सबसे पहला बंदा कौन थे वो जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहला बंदा जो आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में दे रखा है वो कौन है, हमारा सबसे पहला जो बंदा है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। इनके पास जब ये माइक्रोस्कोप पे वर्क कर रहे थे, एक कॉर्क आगे गिरा था। कॉर्क जो है देखा होगा आपने, लाइक ये डेड प्लांट का हिस्सा होता है, सॉरी प्लांट का डेड हिस्सा होता है। तो कॉर्क आके उनके माइक्रोस्कोप पे गिरा और माइक्रोस्कोप पे गिरने के बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें उन्हें डब्बे नज़र आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या देखा था, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा था जिसमें उन्हें डब्बे नज़र आए थे, और उन्होंने इसी एक डब्बे को, कंपार्टमेंट को, इस एक डब्बे को कहा था कि ये सेल है, कहा था कि ये क्या है, सेल है। उन्हें अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा नज़र आया था ये, और
उन्हें अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ये जब नज़र आया तो उन्होंने उसे क्या कहा कि ये जो डब्बा है, एक डब्बा, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये डेड सेल थे जो इन्होंने देखे थे। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि चलो भैया ये डेड हो गया, डेड सेल इन्होंने देखे थे, तो लिविंग सेल पहला कौन बंदा था जिसने देखे थे? तो पहला बंदा जिसने लिविंग सेल को देखा था वो था एंटोन वॉन लिवेनहॉक। 1674 में उसने ये देखा था। उसने पॉन्ड वाटर लिया था, यानी एक तालाब का पानी लिया, और उस पानी में उसे क्या मिला? लिविंग सेल, यानी जीवित कोशिका। ठीक है, तो उसने सबसे पहले लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को देखा था, यानी कि ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ऐसा समझ लीजिए सिंपल भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि अगर मैं सेल में से सेल मेम्ब्रेन को हटा दूं, अंदर जो भी कुछ बचेगा वो सारा प्रोटोप्लाज्म होता है। यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस जितना कुछ मटेरियल है वो सब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर मैं कोशिका में से कोशिका झिल्ली हटा दूं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन हटा दूं, सेल वॉल जस्ट अज्यूम कि सेल वॉल है ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग हटा दूं, तो अंदर जो मटेरियल बच रहा है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अभी के लिए मोटा मोटा इसको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक है शिलेडेन, एक है श्वान। तो शिलेडेन और श्वान जो हैं इन्होंने सेल थ्योरी नाम की क्या दी थी? एक थ्योरी प्रोड्यूस, मतलब ऐसे समझ लिए एक थीसिस प्रोड्यूस की थी। इन्होंने बोला था, सेल थ्योरी में ऐसा था क्या जो इतनी पॉपुलर हुई थी? सेल थ्योरी में ऐसी 3 बातें बताई गई थी जो कि हर साइटोलॉजी या हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला, कि जितने प्लांट और एनिमल हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं, जितने पौधे जीव जंतु हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। दूसरा पॉइंट, कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, जहाँ सेल वहाँ जीवन। थर्ड, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी नए सेल बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? पुराने सेल से बनेंगे, और ये हम आगे चल के देखेंगे भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, सेल पे अगर गौर किया जाए तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल जो है ना उनकी शेप बहुत अलग अलग होती है। देखो अगर आप यहाँ गौर से देख पाएँ तो यहाँ पर एक ये रॉड जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये एक सिलेंडर और सिलेंडर टाइप शेप है, ये स्लिपर जैसी है, इसके तो कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे लंबा सेल हमारा न्यूरॉन जो हमारे दिमाग में जो हमारे नर्वस सिस्टम में, दिमाग नहीं हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल की अलग अलग शेप हो सकती है, अलग अलग साइज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर सेल हर सेल या हर टिश्यू के अंदर जितने भी सेल हैं उन सब का साइज़ और शेप बिल्कुल सेम हो। यानी ज़रूर नहीं कि हर कोशिका का आकार जो है वो निश्चित हो, कोशिका का आकार अनिश्चित भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर वेराइटी ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारी वेराइटी है सेल की। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, छोटा फ्री लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ये आएगा नहीं बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब हम इसमें आगे देखते हैं तो हमारे पास एक टेबल आती है जिसमें है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर में अगर आप देखें ध्यान से तो यूनिसेलुलर में सेल का नंबर होता है 1, मल्टीसेलुलर में बहुत, ये एक कोशिक है, ये बहुकोशिक है। ठीक है, तो एक कोशिक वाले में सेल का नंबर 1 होता है और बहुकोशिक जीव में सेल का नंबर या कोशिका का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन में अगर देखें तो सारा काम एक ही बंदा एक ही सेल कर रहा है, और यहाँ पर अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। कहाँ पर? मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिक में। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? काम बट जाना। क्या इसमें काम बट रहा है? नहीं, एक ही बंदा है, एक ही सेल है बेचारा, उसी के ऊपर सारा काम लाद दिया है। तो यूनिसेलर एक कोशिक जीव में कोई काम नहीं बटा हुआ होता, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। लेकिन मल्टी सेलुलर में अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी एक जो ग्रुप है, मतलब कोशिकाओं का एक समूह या सेल का एक ग्रुप एक काम करेगा। ठीक है, यानी काम बटे हुए, तुम ये करोगे तुम वो करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बेचारा जो यूनिसेलर है इसको एक ही बंदे को सारा काम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक सेल है, एक सेल टूट के क्या बनाता है? 2 सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्पेशलाइज सेल आते हैं। स्पेशलाइज मतलब यहाँ पर क्योंकि हर काम अलग सेल कर रहा है तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का काम भी कुछ स्पेशलाइज यानी कुछ
निश्चित किए हुए सेल या कोशिकाएं ही करती हैं। एग्जाम्पल देखो, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, ये सारे क्या होते हैं? यूनिसेलर यानी एक कोशिक जीव। मल्टीसेलर क्या होते हैं? जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे प्लांट, फंगस और एनिमल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऊपर सिर्फ हमने बेसिक समझा था, अब उसके कुछ पॉइंट समझेंगे हम कि क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये मटेरियल आपको जो यहाँ नज़र आ रहा है वो सारा का सारा बेसिकली इंग्लिश में ही है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में दी जा रही है। तो आप हिंदी मटेरियल साइड में रख के इस वीडियो को देख सकते हैं और फटाफट से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। ठीक है, डिफरेंस की फॉर्म में कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ो वो बहुत आसान हो जाती है। तो पहली चीज़ क्या है? इनका साइज़ छोटा होता है। किससे? यूकैरियोटिक से। लेकिन यूकैरियोटिक का साइज़ बड़ा होता है। देखो लिखा है ना, माइन्यूट छोटा साइज़, यहाँ क्या लिखा है? लार्ज साइज़। इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके पास कुछ खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी खुद की दीवारें नहीं होती ताकि वो अपना सामान लॉक करके रखे, किसी उसके सामान की चोरी ना हो। ठीक है, चोरी तो नहीं होती वैसे, सेल के अंदर कोई चुराने नहीं जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि मान लो एक कमरा है जिसमें दरवाजे लगे हुए हैं, दीवार है, तो वहाँ से सामान सेफ रहेगा। ठीक है, बाहर का सामान अंदर मिक्स नहीं होगा, अंदर का सामान बाहर मिक्स नहीं होगा। लेकिन एक कमरा है, नाम का ही कमरा है जिसमें सारा सामान खुला पड़ा हुआ है, तो चोरी भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, कोई उसमें से सामान निकाल के ले जा भी सकता है और वेस्ट वहाँ डाल भी सकता है। ठीक है, तो यही कहानी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। इनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। अब न्यूक्लियस में ऐसा है क्या जिसकी सुरक्षा के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, या जिसके लिए हमें मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट या झिल्ली इतनी इंपॉर्टेंट है? केंद्रक झिल्ली हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए या आरएनए नाम की चीज़ होती है। अब ये क्या भला है? डीएनए या आरएनए, ये जो डीएनए है ना या आरएनए है, ये है न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल। किसी भी जीव, किसी भी जंतु में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का शरीर कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, उस सब की जानकारी, उन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन इन दो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, इन दो केमिकल के अंदर होती है। डीएनए हमारे अंदर पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। तो ये दो केमिकल जो हैं, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर हमारी सारी की सारी चीज़ें, सारी हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होगा, सब इसमें लिखा हुआ है। आरएनए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जनरली उनमें पाया जाता है। तो उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी के फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? आरएनए। समझ रहे हो? तो डीएनए आरएनए कुछ ऐसे केमिकल हैं जो किसी भी जीव की बॉडी कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका शरीर की संरचना कैसी होगी, वो क्या कार्य कैसे करेगा, सब कौन निश्चित करता है, सब कौन डिसाइड करता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, मैंने ये वीडियो बहुत बेसिक लैंग्वेज में बनाई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपकी नॉलेज इन्हांस हो। अब यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट देखना है पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? पहली चीज़, ये प्रोकैरियोटिक हमेशा जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें सारे यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका जीव आते हैं। इसमें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों आते हैं। यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। इनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 1। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ऐसा समझ लो अभी कि जो डीएनए अभी केमिकल देखा था, इस डीएनए को जब किसी प्रोटीन के ऊपर लपेट देते हैं, ठीक है, लपेटने के बाद उसका स्ट्रक्चर फैले हुए से छोटा कॉम्पैक्ट बना देते हैं, तो वो क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे एक डायग्राम से। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी चीज़ होती है। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक छोटी सी चीज़ है जिसको कहेंगे न्यूक्लियोलस। यहाँ प्रेजेंट है, इसमें नहीं होता। ठीक है, किस में प्रेजेंट है? हमारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, इसमें नहीं होता। अब यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, फिजन, बडिंग, ये सब 10th में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, और यहाँ पर सेल डिवीजन हो सकता है माइटोसिस से और मियोसिस से। माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन, ये सब डिटेल में आपके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियस में आएंगे, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में एकदम। ठीक है, अभी ऐसा समझ लो, जो मियोसिस होती है, ठीक है, उसमें जो डीएनए होता है वो आधा हो जाता है।
ठीक है। जो मियोसिस होती है उसमें जो डीएनए होता है वो आधा हो जाता है, 50% एक सेल में जाएगा, 50% दूसरे सेल में जाएगा। लेकिन जो माइटोसिस होती है वो फोटोकॉपी है, जितना एक सेल में उतना ही दूसरे सेल में जाएगा। ठीक है, तो और डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, मियोसिस में डीएनए आधा होकर जाता है आगे एक सेल से। ऐसा समझो, एक सेल से, रुको मैं समझाता हूँ उसको। जब एक सेल से दो सेल बनेंगे, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, तो जब जितना डीएनए इसमें था उसका आधा इसमें जाए और आधा इसमें जाए, 50-50% जाए, तो वो कौन सा है, क्या है वो है मियोसिस। लेकिन जब सेम जितना इसमें है उतना ही इस वाले में जाए, उतना ही इसमें जाए, फोटोकॉपी हो जाए, फोटोकॉपी करके बराबर मात्रा में अगर वो भेजे तो वो हो जाता है माइटोसिस। देखो, मियोसिस में आधा आधा बांट दो, माइटोसिस में क्या कर दो, जितना है उसकी फोटोकॉपी करो पहले और फटाफट दे दो। जैसे मेरे पास एक ही कॉपी है नोट्स की, मैंने उसके दो कॉपी कराई, एक बच्चे को दे दी, दूसरे एक बच्चे को, लड़ाई नहीं हुई ना उनमें, तो ये हो गया क्या, माइटोसिस। लेकिन अगर मान लो मेरे पास जो नोटबुक है, ठीक है, जो मेरे पास नोट्स हैं उसको मैंने 50-50 बांट दिया, आधे आगे वाले पन्ने एक बच्चे को दे दे, आधे पीछे वाले पन्ने एक बच्चे को दे दिए, तो मैंने क्या करा, 50-50 कर दिया, तो ये क्या हुआ, मियोसिस। ये देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि सेल की अलग अलग शेप होती है। तो देखो, वो स्क्वामस शेप का हो सकता है, सीलिएटेड शेप का हो सकता है, कॉलम जैसी शेप हो सकती है, ठीक है, और ऐसी शेप हो सकती है, स्मूथ, स्ट्रिप्ड, यानी ऐसे एक डंडी सी उसमें ऐसे ऐसे लाइंस बनी हो सकती हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा यहाँ पर आप देखो बहुत अलग अलग तरीके के से शेप्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक सेल की शेप हमेशा एक ही तरीके की होगी। सेल की क्या हो सकती है, अलग अलग तरीके की शेप, यानी कोशिकाओं की क्या हो सकती है, अलग अलग तरीके की शेप। तो अभी हम क्या क्या समझ चुके हैं, अभी हम समझ चुके हैं कि सेल क्या है। सेल से हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर बना है। सेल यानी कोशिका दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। फिर हमने पढ़ा किसने ढूंढा सेल, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा, उसने डेड ढूंढा था। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका लिविंग वाली या जो लिविंग सेल है वो किसने ढूंढा था, वो ढूंढा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। फिर हमने ये पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हर एक का फंक्शन, हर एक की आगे की डिटेल हम आगे